Hello everyone, and I welcome you all on Karya Glow. And Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये भी कॉमन है सारी पेडागोजीज़ के लिए, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने मैथ्स पेडागोजी शुरू की है फॉर सीटेट एग्जामिनेशन और बाकी जितनी भी टेट एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए, क्योंकि पेडागोजी कुछ हद तक तो सिमिलर ही होती है, कुछ क्या मतलब बहुत हद तक सिमिलर होती है। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब है लर्निंग में दिक्कत, और जो लर्निंग में दिक्कत है ना वो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकती है, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, जो कि हम मैथ्स पेडागोजी पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, सब में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। तो इसीलिए अगर ये टॉपिक मैथ्स पेडागोजी के अंदर है कि मैथ्स पढ़ने में बच्चे को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो ये एक्चुअली हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी ही। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। दैट इज़ वाई ये वाला जो टॉपिक है ये कॉमन है सारी पेडागोजीज़ के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, चाहे वो साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। सबसे पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज एट फर्स्ट यूज बाय सैमुअल क्रिक। तो सैमुअल ए क्रिक नाम है इनका, ये यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लगा दिया है सी। तो दिस वर्ड वॉज यूज बाय सैमुअल ए क्रिक इन 1963। तो 1963 में सैमुअल क्रिक ने ये वर्ड का इस्तेमाल किया था डिसेबिलिटी का, कि लर्निंग में भी किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं टू रेफर टू चिल्ड्रन विद नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मतलब इसमें होता क्या है ना कि जो इंसान होता है, मतलब जो बच्चा होता है, वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें कर पाता है, लेकिन कभी कभी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, कुछ एक क्षेत्र में हो जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हो जाती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक क्या मतलब वो स्टैमर करता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हकला कर बात करता है, लेकिन वो जब कैलकुलेशंस करता है तो बड़ी तेज़ करता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी नॉर्मल है, लेकिन बट अफ्लिक्टेड बाय अ कोवर्ट ब्रेन बेस्ड डिसेबिलिटी दैट अफेक्टेड देयर लर्निंग। लेकिन एक उसको डिसेबिलिटी हो जाती है जो ब्रेन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, जैसे वो बोल नहीं पा रहा हो, या फिर वो बार बार मतलब जैसे स्टैमरिंग कर रहा हो, हकला रहा हो, ये। और ये जो मेरे से अभी बार बार हो गया, ये मैं कुछ मजाक नहीं उड़ा रही थी, मुझसे सच में हो गया था ये। तो कहने का मतलब है कि ब्रेन बेस्ड डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा दिमाग की वजह से, मतलब ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा मतलब अफ्लिक्टेड होता है जिसकी वजह से ये लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। मतलब बच्चा जब लर्न करने बैठता है चीज़ों को तो वो कर नहीं पाता। वैसे तो वो बच्चा बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि वो जैसे पढ़ ना पा रहा हो कोई एक चीज़, ठीक है, या फिर पढ़ नहीं पा रहा हो, या फिर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो, जैसे वो कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता हो, ठीक है, उसको समझ भी बहुत जल्दी आ जाता हो, आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे वो आपको सब जवाब देगा, लेकिन जैसी हैंड राइटिंग या लिखने की बारी आती है बच्चा लिख ही नहीं पाता, तो उसको हो जाता है, तो उस बच्चे को डिस्ग्राफिया है कि जिसमें वो राइटिंग अच्छी नहीं है उसका। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो बच्चा इंटेलेक्चुअली तो बड़ा नॉर्मल साउंड करता है, मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है बच्चे की, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ब्रेन बेस्ड कुछ डिसेबिलिटी होती है जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर जाती है। और सबसे पहले ये नाम किसने यूज़ किया था, सैमुअल ए क्रिक ने 1963 में यूज़ किया था ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार ये दो फोटोज़ देखो और इससे समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम इसको हिंदी में भी समझेंगे और एक एक लाइन पढ़ के समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मैंने गूगल से ली हैं ये फ़ोटोज़, और ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप ये पढ़ो, मतलब ये सब कुछ पढ़ो, मैं ये सब कुछ पढ़ाऊँगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन इसको पढ़ने के बाद अगर आपको आपको 2 मिनट में इसको रिवाइज़ करना है ना, तो ये दो फोटोज़ देख लेना, इन दो फोटोज़ के स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर या गूगल पे जाके टाइप करोगे तो भी आपको ये फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। बस इसको एक बार निकाल के पढ़ लो, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब एग्ज़ाम से पहले एक बार निकाल के, बस 1-2 मिनट का रिविजन है इस पूरे टॉपिक का, आपका ये डाउट्स जो हैं या जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब है कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया। अब देखो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। डिसलेक्सिया का मतलब है डिफ़िकल्टी रीडिंग, यानी कि जब आपको रीड करने में परेशानी हो, सिर्फ रीड ही नहीं बल्कि जब आपको
आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग ना पता चले, या फिर आपने पढ़ लिया आपको समझ ही नहीं आए, तो भी इसको हम डिस्लेक्सिया कहेंगे। तो डिस्लेक्सिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी रीडिंग, जब आप रीड नहीं कर पाते। और आपको पता होगा कि जो ईशान अवस्थी है, जो ईशान अवस्थी होता है तारे ज़मीं मूवी पर, उस बच्चे को भी डिस्लेक्सिया होता है कि उसके सामने जितने भी शब्द होते हैं ना वो नाचते हुए फिरते हैं, मतलब उसको रीड करने में दिक्कत होती है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या लिखा है। इवन जो अभी एक मूवी आई थी 10वीं अभिषेक बच्चन की, उसमें भी उसको शायद हिंदी में ही प्रॉब्लम होती है, उसके सामने जो वर्ड्स होते हैं ना वैसे नाचते हुए दिखाई देते हैं, बट उसको एक सब्जेक्ट में होता है, उसको बस हिंदी में दिक्कत होती है कि वो चीज़ें बना नहीं पाता, या उसको वो जो लेटर्स हैं वो समझ नहीं आते, वर्ण समझ नहीं आते, अक्षर समझ नहीं आते। तो ये डिस्लेक्सिया जब आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो, जब आप रीड नहीं कर पाओ, या अ लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी क्या होती है, ये बेसिकली एक रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो और यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो एक रीडिंग डिसेबिलिटी, अभी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आपसे पिक्चर से पढ़ लो। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया, आपको नाम से समझ आ गया होगा, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है। सो अ प्रॉब्लम विद अरिथमेटिक एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट, या डिफिकल्टी विद मैथ्स। तो जिस बच्चे को मैथ्स में डिफिकल्टी आती हो, या उस बच्चे को मैथ्स करना नहीं आता हो, जोड़ घटा गुणा भाग जो होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, ये नहीं आता हो उसको, तो उसको क्या है, डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथ्स के साथ उसकी कुछ डिफिकल्टी है या प्रॉब्लम्स है। फिर आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी विद राइटिंग, जब बच्चे की राइटिंग साफ ना हो, राइटिंग अच्छी नहीं हो। तो देखो ये क्या लिखा है, डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन इलेजिबिलिटी। अब देखो इलेजिबिलिटी, सॉरी मैंने पहले गलत बोला, इलेजिबिलिटी। इलेजिबिलिटी का मतलब है कि एक होता है लेजिबल हैंड राइटिंग। लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब है कि आपको बच्चे की हैंड राइटिंग समझ आ रही है, उसने बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखा है, लेकिन जब बच्चा कॉपी में नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाता, या उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही समझ नहीं आती, टीचर्स बोलती थी ना, क्या मच्छर मक्खी मार के ला रखे हो तुम अपनी कॉपीज़ में, बिल्कुल अच्छी तुमने नहीं लिखी है। कभी कभी मेरी मम्मी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मेरी राइटिंग बहुत साफ़ है, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांट डांट करके, मार मार करके हाथ पे ना, मतलब जैसे बच्चे को डांटते थे, तो वैसे करके राइटिंग अच्छी बनाई है। तो ये क्या है, राइटिंग मेरी बहुत गंदी थी, मतलब अक्षर भी लिख नहीं पाती थी यार, ये दिक्कत आती थी, लेकिन अब हैंड राइटिंग मेरी कुछ साफ़ है, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग है। तो क्या है कि कभी कभी ये हो जाता है कि डिसग्राफिया हो जाता है, राइटिंग में दिक्कत आती है। तो मम्मी कभी कहती थी कि तुमने तो ऐसा लिख दिया जैसे घसीटा मारना है, बस अपना काम ख़त्म करना है। तो वैसे लिखते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे राइटिंग में सुधार हुआ। तो डिसग्राफी का मतलब है जिस बच्चा, एक बच्चा मतलब कभी कभी करते हैं ना कि कुछ ऐसा एल बड़ा लिख दिया, फिर आई छोटा, फिर छोटा सा बना दिया, वी बड़ा बना दिया, फिर ये छोटा बना दिया, इस तरह से, जैसे मतलब कुछ कुछ भी, जैसे राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, बहुत ऐसे कर्सिव वे में बच्चा लिखता चला गया, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये मैंने लाइव ही लिखा है। अब नहीं समझ आ रहा है राइटिंग बच्चे का, तो कुछ चिपका चिपका के लिख रहा है, या बहुत ज़्यादा खुला खुला लिख रहा है, या एक शब्द यहाँ एक शब्द वहाँ है, या उस शब्द के वो ही समझ नहीं आते। जैसे जब मैं डी बनाती हूँ ना, तो मेरा भाई कहता है तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो कभी कभी मतलब लिखने में, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का राइटिंग बिल्कुल ही ख़राब होता है, या उनको लिखना ही नहीं आ रहा होता है, मतलब आप वो देख के भी नहीं लिख पाते। जैसा एक स्टूडेंट थी, वो उसको बस वो टू ही लिखती थी, सिर्फ हर उसमें वो टू ही लिखती थी, और वो कुछ और लिख ही नहीं पाती थी। तो ये क्या है, डिफ़िकल्टी विद राइटिंग, यानी कि देखकर भी बच्चा नहीं लिख पा रहा है, कॉपी भी नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। तो ये डिसग्राफिया है कि राइटिंग में दिक्कत है, या तो बहुत छोटा लिख दिया, तो बहुत बड़ा लिख दिया, चिपका चिपका के लिख दिया, बिल्कुल राइटिंग साफ़ नहीं है, तो ये डिसग्राफिया है। तो डिसलेक्सिया मीन्स डिफ़िकल्टी रीडिंग, जब बच्चा रीड ना कर पाए, और रीड भी ना कर पाए और समझ भी ना पाए। ठीक है। दूसरा डिसकैलकुलिया, डिफ़िकल्टी होती है मैथ्स के साथ, मैथ्स लिखना समझना, जोड़ घटा भाग ये सब भी नहीं आता। डिसग्राफिया मतलब राइटिंग की दिक्कत। फिर आती है डिस्प्रेक्सिया। अब ये डिस्प्रेक्सिया का मतलब है डिफ़िकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि बच्चे के मसल मूवमेंट की प्रॉब्लम है। ये किसकी प्रॉब्लम है, मसल मूवमेंट की। तो ये है डिस्प्रेक्सिया, यानी कि डिफ़िकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि बच्चा कुछ फाइनली कुछ चीज़ कर ही नहीं पा रहा है। तो ये लिखा है प्रॉब्लम विद मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि हाथ उस स्पीड में चल नहीं पा रहे, आपका हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। जैसा आईलाइनर लगाने जाते हो तो बहुत ही एक आँख में तो बहुत मोटा लग जाता है, एक आँख में बहुत कम लग जाता है, कुछ भी समझ लो। तो मतलब फाइन मोटर स्किल्स यानी कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो ये डिस्प्रेक्सिया है। फिर आता है डिसअफेजिया या फेजिया, इसमें है डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज, यानी कि बच्चा लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है। तो ये है आपका क्या, डिस्प्रेक्सिया। इसको हम पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया डिस्प्रेक्सिया, और एक हो गया डिसअफेजिया। डिसअफेजिया शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, ये रहा,
ये लिखा लैंग्वेज डिसऑर्डर, अफेजिया या डिसअफेजिया, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चा रीड भी नहीं कर पाता और किसी भी लैंग्वेज को समझ भी नहीं पाता, ये उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट जितने भी डिसेबिलिटीज़ थी वो हमने देखी। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ है ना वो ये 4 हैं। आना होगा तो इसी में से आ जाएगा, बाकी ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे कि ये है ऑडिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑडिटरी इज़ रिलेटेड टू ऑडिशन या ऑडियो यानी कि सुनने से रिलेटेड है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है जो हियरिंग से रिलेटेड हो, यानी कि सुन ना पा रहा हो बच्चा। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया। बस आपको इतना समझना है कि विजुअल का मतलब है बच्चा देख नहीं पा रहा है, ऑडिटरी का मतलब है बच्चा सुन नहीं पा रहा है। तो डिफ़िकल्टी हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड, साउंड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया। क्योंकि ऑडिटरी, या आपने सुना होगा ना ऑडिटोरियम रूम, है ना, स्कूल्स में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं, ऑडिटोरियम रूम्स होते हैं, है ना, और ऑडियो सिस्टम होता है। तो इसका मतलब क्या, सुनने से रिलेटेड है। यानी कि ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि ऑडियो को, यानी कि ऑडियो को प्रोसेस करने में डिसऑर्डर आ रहा है, यानी कि हियरिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी कि विजुअल्स जो हम देख पाते हैं, ठीक है, जो जैसे कि विजुअल से रिलेटेड है विजन, ठीक है। विजन, जो आपका विजन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चा देखकर भी लिख नहीं पा रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड से देख के ना लिख पा रहा हो, तो वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो पहला हो गया ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड द नेक्स्ट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ऑडिटरी के लिए जैसे जैसे हमारे पास देखो, हमने डिसलेक्सिया पढ़ लिया यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन में डिसऑर्डर है, कैलकुलेशंस बच्चे को समझ नहीं आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम्स है। डिसग्राफिया मीन्स राइटिंग में प्रॉब्लम है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स, बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है अपने हाथ से और मतलब अपनी मसल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। डिसअफेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज। और बाकी जो हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसअफेजिया, ये तो हैं ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और एक 3-4 और दे रखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब ऑडियो में प्रॉब्लम है, सेम यही है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दैट मीन्स डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग एंड रिमेंबरिंग लैंग्वेज रिलेटेड टास्क, बच्चा लैंग्वेज के रिलेटेड टास्क नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, ये सब उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद है आपका विजुअल प्रोसेसिंग, तो ये भी विजुअल से रिलेटेड है। विजुअल परसेप्चुअल विजुअल मोटर डेफिसिट, यानी कि रिवर्सेस लेटर, कॉपी भी नहीं कर पा रहा है एक्यूरेटली, मतलब बोर्ड से कॉपी भी नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। फिर आता है ADD, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे का अटेंशन एक जगह पे रुकता ही नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चा विंडो से बाहर गिलहरी देख रहा होता है या फिर पेड़ देख रहा होता है या फिर आते जाते लोगों को देख रहा होता है। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का मतलब है बच्चे का अटेंशन नहीं रख पा रहा है, जो मैम पढ़ाने जा रही हैं वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो ADD का फुल फॉर्म इज़ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा अटेंटिव नहीं रह पा रहा है, यानी कि उसका ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं रह पा रहा है। एंड ADHD क्या होता है, ADHD इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो A मीन्स अटेंशन, D मीन्स डेफिसिट, H मीन्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा अटेंटिव भी नहीं और हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी उसको डिसऑर्डर हो गया है। तो ये होता है ADHD, अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर आता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी हम पढ़ेंगे। ऑटिज़म का मतलब होता है जो बच्चा अपनी बात दूसरों को बोल नहीं पाता, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और ऑटिज़म के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके डाइट के पेपर में भी आता है, इन द सेंस जब आप DLED कर रहे हो या आप डाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पेपर में भी आता है ये। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सिमिलरली ये ऑडिटरी यानी कि सुनने से रिलेटेड हैं, विजुअल्स यानी कि देखने से रिलेटेड डिसऑर्डर है। फिर ये नया दे रखा है, नया मीन्स ये इसके अंदर नहीं है, इस फोटो में नहीं है, इस वाले में है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, दैट मीन्स बच्चा नॉन वर्बल चीज़ें जो हमने बोली भी नहीं है वो भी नहीं समझ पा रहे, इन द सेंस हमारे इशारे नहीं समझ पा रहा, ठीक है। ट्रबल विद नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज या पुअर कोऑर्डिनेशन या क्लमजी, दैट मीन्स कि बच्चा हमारे इशारों को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, ये होता है इशारों को समझ नहीं पा रहा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली हुई है ना कि जैसे गेस्ट आते हैं हमारे घर में, गेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, हम उसमें से उठा के बिस्किट्स खा रहे होते हैं, तो हमारी मम्मी हमको फटाफट, मतलब जैसे हम उनसे नज़र मिलाते हैं वैसे वो एकदम से आंखें बड़ी कर लेती हैं कि नहीं ये गेस्ट के लिए है। तो क्या है ये कि बच्चा अगर उसको नहीं समझ आ रहा है फिर भी उसको खाया जा रहा है तो बाद में जाके बहुत पिटेगा
क्योंकि पिटेगा इसलिए क्योंकि नॉन वर्बल है, यानी कि मम्मी ने इशारा किया था, आंखें बड़ी की थी, फिर भी नहीं आ रहा है। या कभी ऐसा होता है ना कि आपकी फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स आपस में खड़े हैं और एक आप हो, तो आप वो अपनी फ्रेंड को कोई बात शेयर नहीं करनी थी, या उसके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट आप प्लान कर रहे हो या कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, तो आपकी फ्रेंड कैसे बोलती है कि नहीं इसको नहीं बताना, तो क्या है ये नॉन वर्बल है। यानी कि आप इशारों इशारों में जो बातें कर रहे हो वो भी बच्चे को समझ नहीं आ रही हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। तो ये भी कुछ एक तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि ये बच्चा क्यूज़ या जो क्लूज़ होते हैं उनको नहीं समझ पा रहा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बिल्कुल एंड मोमेंट पे एकदम रिवाइज करने के लिए है, बाकी तो हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वो भी हम पिक्चर के थ्रू पढ़ रहे थे। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये पिक्चर्स के थ्रू था, ठीक है। अब हम एक्चुअल अपने कंटेंट पे चलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे छोड़ा था कि सैमुअल एक्रिक जो हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर इस डिसेबिलिटी वर्ड का नाम दिया था, मतलब इसको यूज़ किया था उन्होंने कि बच्चे में ये डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इनमें से। ओके, तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। जितना हमने अभी पिक्चर में पढ़ा वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा और अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में तो लिखा ही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम निर्योग्यता, यानी कि बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, वो योग्य मतलब निर्योग्य है, मतलब वो योग्य नहीं हो पा रहा है कि वो पढ़ाई कर सके या फिर वो अधिगम कर सके, लर्निंग कर सके। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है अधिगम निर्योग्यता, यानी कि अधिगम बच्चा क्या हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये अधिगम निर्योग्यता है, ठीक है। निर्योग्यता आप लिख लेना हिंदी में। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया मैंने बताया था कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये पठन विकार है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर, बिल्कुल कॉमन डिसऑर्डर है, ये किसी भी बच्चे को हो सकता है। और ये रीडिंग डिसऑर्डर है कि बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, या फिर रीड तो कर लिया है लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है, अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा। तो ये होती है पढ़ने में दिक्कत, पढ़कर समझने में दिक्कत, यानी कि पढ़ भी नहीं पा रहा है और पढ़कर समझ भी नहीं पा रहा है, ठीक है। शब्दों को पढ़ नहीं पाता बच्चा, अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, मीनिंग समझ नहीं पाता, तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। सो डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ के समझ भी नहीं पाता, ठीक है, और शब्दों को भी पढ़ नहीं पाता, मीनिंग कैच नहीं कर पाता, अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, इसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, वैसे देखा जाए तो इसको आइडेंटिफाई करने वाले थे ऑसवर्ल्ड बर्खान, ठीक है। ऑसवर्ल्ड बर्खान ने इसको आइडेंटिफाई किया था बच्चों में कि बच्चों को ये दिक्कत है, लेकिन सबसे पहला डिसलेक्सिया वर्ड यूज़ किसने किया था, वो थे रुडोल्फ। कौन थे, रुडोल्फ, हिटलर नहीं है, रुडोल्फ बर्लिन है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। इवन DSSB में भी आ सकता है ये, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी। वैसे तो डिसलेक्सिया को आइडेंटिफाई करने वाले ऑसवर्ल्ड बर्खान थे, लेकिन इसका नाम यूज़ करने वाले पहले इंसान कौन थे, रुडोल्फ बर्लिन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये डिसलेक्सिया था। ये डिसलेक्सिया के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। इसी को हम कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी कि जब आप वर्ड को ना पढ़ पाओ तो उसको कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस, ठीक है। रुडोल्फ बर्लिन का नाम मैं हटा रही हूँ, इसको हम कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्ड के लिए आप ब्लाइंड हो जाते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। फिर आता है डिस्ग्राफिया, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ग्राफिक्स या ग्राफिया मीन्स आपकी राइटिंग, तो ये लेखन विकार है, ठीक है। लेखन विकार का मतलब है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा गैप देकर लिखते हो, ठीक है, राइटिंग डिसऑर्डर है, टू मच गैप, या तो आप बहुत ज़्यादा गैप देकर लिखते हो, या फिर आप 100 लिखा होता है लेकिन आप उसको वॉज कर देते हो। मतलब मैंने कई बार ये आपसे डिस्कस भी किया है कि बच्चे 100 को वॉज भी लिख देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। राइटिंग टू स्मॉल एंड रॉन्ग, कभी कभी ये होता है कि बच्चा बहुत ही छोटा छोटा लिख रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि बच्चा गलत लिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल लेजिबल हैंड राइटिंग नहीं। देखो, लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य हैंड राइटिंग, जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, राइट। जैसे कि अप्सरा डार्क वाली पेंसिल आती थी ना, तो उस कहती थी कि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे बच्चा लेजिबल लेजिबल हैंड राइटिंग नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। इलेजिबिलिटी है कि पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि उसने क्या लिखा है, तो ये लेखन विकार है, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। या तो बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिया या फिर बहुत ज़्यादा गैप दे के लिख दिया, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं।
सो अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट, हाँ तो ये हमने पढ़ लिया डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया, ये हो गया बहुत अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया। अब आता है डिसकैलकुलिया। अब ये डिसकैलकुलिया को बोलते हैं हम गणन विकार, यानी कि जिसमें हम गणना नहीं कर पाते, यानी कि वही कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, मैथ्स नहीं कर पाते। तो ये कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, गणन विकार कहते हैं, यानी कि गणना नहीं कर पाता बच्चा। ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, आप इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी डेली लाइफ में ना लेन देन भी नहीं कर पाता, जैसे बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स इन बाइंग स्टफ फ्रॉम मार्केट, मार्केट से बच्चा खरीदारी भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। तो ये हो गया डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन डिसऑर्डर है, और लेन देन नहीं कर पाता, खरीदारी नहीं कर पाता, और भी बहुत सारी दिक्कत इसमें आती हैं, मैथ से रिलेटेड है। फिर आता है डिसअफेजिया, वैसे तो हम ये काफ़ी पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम हिंदी में देख रहे हैं इसको। डिसअफेजिया का मतलब है भाषाघात। भाषाघात का मतलब होता है भाषा विकार, यानी कि जब बच्चे को भाषा ही ना समझ आए, बच्चा अस्पष्ट उच्चारण कर रहा हो, यानी कि उच्चारण अच्छा ना हो किसी शब्द का। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना श बोलना होता है तो वो स लगा देता है, जैसे कि एक होता है, एक लड़की का नाम है जैसे शोभा, ठीक है, तो शोभा है लेकिन वो शोभा बुलाते हैं, या फिर रमेश है, सुरेश है, मुकेश है, उसको रमेश, सुरेश, मुकेश इस तरह से बुलाते हैं। तो ये भी क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, कि जब आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तो जब बच्चा बार बार किसी चीज़ का अस्पष्ट उच्चारण करता है तो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी कि ये डिसअफेजिया है। फिर डिस्प्रैक्सिया, अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ना इन दोनों को याद करने में, क्योंकि ये कुछ कुछ हद तक एक जैसे हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, मैंने भी फेस की थी, लेकिन इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है, अगर आप याद कर पाओ तो। डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है, तो प्रेक्सिया में वर्ड आ रहा है एक्सिया, एक्सिया यानी कि एक्सेस, यानी कि जब आप अपने एक्सेस पे, जैसे होता है ना कि जो अपने एक्सेस पे मूव करती है उस तरह से, तो एक्सेस का मतलब होता है कि आपके मसल मूवमेंट, उससे समझ लो। तो एक्सेस आप अपने मसल मूवमेंट से समझ लोगे तो डिसअफेजिया एंड डिस्प्रेक्सिया दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। तो एक्सेस को एक्सेस से समझ लो, यानी कि मसल मूवमेंट से समझ लो। तो डिस्प्रेक्सिया तब होता है जब बच्चे का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन मसल एंड आई एंड हैंड, लैक ऑफ मसल कंट्रोल, यानी कि बच्चे का जब अपनी मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ और आंखों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे मैंने आईलाइनर की बात की थी, ठीक है, खुद से बच्चा बेचारा कपड़े भी नहीं पहन पाता है, कंघी नहीं कर पाता है, या कैंची नहीं चला पाता है, कैंची का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, कोई चीज़ क्या बोलते काट नहीं सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बच्चा अपना काम खुद नहीं कर पाता, यानी कि मसल कंट्रोल बच्चे के अंदर नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टी होती है मोटर स्किल्स में, या इसको सेंसरी डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। सेंसरी यानी कि उसका सेंस काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक उसका जैसे कि आइज़ है, ठीक है, और या फिर आप कह लो कि आइज़ हो गई, है ना, जीभ हो गया, और ये मतलब ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी होती है, तो बॉडी यानी कि फाइन मोटर मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, तो मसल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो डिस्प्रेक्सिया को कैसे याद करोगे कि इसमें एक्सेस वर्ड आ रहा है, जो ये एक्सेस वर्ड है वो मसल्स के लिए यूज़ हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हो कि ये मसल मूवमेंट की प्रॉब्लम है। फिर डिसअफेजिया जो हमने पढ़ा था वो तो भाषाघात है, जब आप उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हो। फिर आता है डिस्थीमिया। अब थीमिया मैंने कैसे याद किया है, थीम से। थीम का मतलब है, इसमें जो थीम आ रहा है कि आज की थीम क्या है, तो आज की थीम कैसी है, आज की थीम हैप्पी है, आज की थीम सैड है, कैसी है ना, आपको कैसे म्यूज़िक्स पसंद है, कैसा टेस्ट है आपका म्यूज़िक में, उस तरह से। तो डिस्थीमिया का मतलब है जिस बच्चे को मूड डिसऑर्डर हो। मूड डिसऑर्डर यानी कि जिस बच्चे का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता हो, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जिस बच्चे के मूड का पता नहीं चलता, उसकी फीलिंग्स का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कब कैसा बिहेव कर दे, उस मूड स्विंग्स को हम लोग डिस्थीमिया कहते हैं। तो याद कैसे करोगे, थीम से याद कर लेना कि अलग अलग थीम्स होते हैं, तो वैसे ही ना हमारे भी मूड्स अलग अलग होते हैं, थीम्स अलग अलग होते हैं, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, डिसलेक्सिया पढ़ लिया, ठीक है, डिसग्राफिया पढ़ लिया जो लेखन विकार है, डिसलेक्सिया पठन विकार है यानी कि पढ़ नहीं पाता, डिसकैलकुलिया गणना विकार है, कैलकुलेशंस नहीं कर पाता, डिसअफेजिया भाषाघात है, भाषा नहीं समझ पा रहा है बच्चा, है ना, उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है। प्रेक्सिया का मतलब है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बच्चे में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और डिस्थीमिया मतलब बच्चे का मूड समझ नहीं आ रहा है हमको। फिर आता है डिसमेमोग्राफिया। मेमोरी से आप याद कर सकते हो इसे, मेमोरी से यानी कि बच्चे का मेमोरी लॉस है, यानी कि बच्चा कुछ याद नहीं रख पा रहा है, ठीक है। अब देखो दो तरह की मेमोरी लॉस होती है, एक होती है मेमोरी लॉस जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। आपने गजनी मूवी देखी होगी तो वो उसमें होता है क्या होता है उसमें,
एमनीशिया, वो पुरानी चीज़ें भूल जाता है। एमनीशिया में हमेशा पुरानी मेमोरी लॉस्ट होती है, ठीक है, जो अब तक आप जन्म से लेकर के अब तक की जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है, उसको एमनीशिया कहते हैं। बट एट द सेम टाइम मेमोरी लॉस एक अल्जाइमर भी होता है। बट ये क्या है, वन हु फॉरगॉट थिंग्स, अभी रिसेंट वाली न्यू, यानी कि न्यू मेमोरी नहीं बन पाती है, ठीक है। अल्जाइमर में न्यू मेमोरी नहीं बनती है। और इसका सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या था, एक बहुत अच्छा फ़ोटो था, वो मैंने शायद यूज़ किया था अपने ब्रेन वाली क्लासेस में, जब मैं बायोलॉजी की क्लासेस ले रही थी ब्रेन की, तो उसमें मैंने यूज़ किया था ये फ़ोटो, जिसमें एक लेडी होती हैं, मतलब एक बूढ़ी आंटी होती हैं, वो चश्मा ढूंढ रही होती हैं, ऐसे करके ना, ऐसे बादल सा बना होता है, यानी कि जब हम सोच रहे होते हैं तो वो चश्मा ढूंढ रही होती हैं, ऐनक ढूंढ रही होती हैं अपना, और वो सर पे ही लगा होता है ऐनक, मतलब जो चश्मा होता है वो सर के ऊपर होता है, लेकिन उनको मिलता नहीं क्योंकि वो भूल गई हैं। तो ये होता है अल्जाइमर, ठीक है। जब आप न्यू मेमोरी जो अभी अभी आपने किया, जैसे कीज़ रख के कहीं भूल गए, जस्ट अभी अभी रखी थी आपने, एकदम वाइप आउट हो जाती है मेमोरी, उसे अल्जाइमर कहते हैं। तो वन हु फॉरगॉट थिंग्स, वो भी वो वाली जो अभी अभी आपने किया है वही आप भूल जाते हो, तो वो अल्जाइमर है। न्यू मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जबकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी एमनीसिया, दैट इज़ आपकी पुरानी मेमोरी चली जाती है। तो ये डिसमेमोग्राफी, जब बच्चा मेमोराइज नहीं कर पाता, रट नहीं पाता, यानी कि कुछ फैक्ट्स को याद नहीं कर पाता, तो डिसमेमोग्राफिया है। फिर आता है डिसआर्डेसिया। डिसआर्डेसिया कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि इसमें स्टटर करते हैं हम। स्टटर का मतलब होता है हकलाते हैं, तो ये हकलाने वाला डिसऑर्डर है कि जब आप कम्युनिकेट करने जाते हो तो आप कोई चीज़ पे अटक जाते हो, शब्दों को बार बार उस पे अटक जाते हो, उसको हकलाना कहते हैं, स्टटरिंग कहते हैं, वो डिसआर्डेसिया होता है, ठीक है। तो अभी जो मेन थे, वैसे तो मेन यही हैं, ये डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसअफेजिया, लेकिन ये भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड या मिसलेनियस जैसी होती हैं, तो वो भी आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे ADHD, इंपॉर्टेंट है। एक और है ऑडी से रिलेटेड है, ऑडिटेक्सिया, एक और है दैट इज़ ऑडिटेक्सिया, जिसको हम कहते हैं हियरिंग, यानी कि सुनने में दिक्कत आती है। जब भी ऑडी वर्ड आए दैट मीन्स सुनने में प्रॉब्लम है, जब भी विजुअल वर्ड आए दैट मीन्स देखने में प्रॉब्लम है। अब इसमें ऑडिटेक्सिया आ जाए, ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आ जाए, या विजुअल प्रोसेसिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऑडी एंड विजुअल्स वर्ड पता होंगे तो आराम से समझ लोगे कि बच्चे को क्या दिक्कत है, ठीक है। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं, कभी कभी रूट वर्ड से काम बन जाता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि रूट वर्ड्स को पकड़ो, जैसे देखो ऑडी, ऑडी से ऑडिटोरियम बन जाएगा, ऑडिटोरियम बन जाएगा, ऑडिटरी बन जाएगा, ठीक है, ऑडियो बन जाएगा, है ना, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरी और ऑडिशन बन जाएगा। कितने सारे हैं, सुनने से रिलेटेड है। जब वो क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल का ऑडिशन होता है तो उसमें सुनते ही तो हैं सबके गाने, है ना, तो वही है ये। हमेशा रूट वर्ड पे फोकस करो, तो रूट वर्ड आपको बहुत सारे वर्ड्स दिला देगा। अगर आपको रूट वर्ड्स पढ़ने हैं ना, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो, अच्छा है, आप ही के लिए अच्छा है, आगे हेल्प करेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आता है ADHD पढ़ते हैं, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बिल्कुल अटेंटिव नहीं होता। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो, अटेंशन का मतलब सबसे पहले तो ध्यान है, ठीक है, ध्यान का अभाव है। ध्यान का अभाव का मतलब ये होता है कि अटेंशन डेफिसिट, यानी कि अटेंशन है ही नहीं, ध्यान है ही नहीं, ध्यान का अभाव है। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है अति सक्रियता, अति सक्रियता, ठीक है, अति सक्रियता। ये मत बोलना कि जो आपकी, आप तो कहते कि बहुत अच्छी आपकी हैंड राइटिंग है, अभी ऐसी आ रही है लिखने में, ठीक है। तो अति सक्रियता यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा क्या होते हो, हाइपर एक्टिव होते हो, तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चे में, या तो अति सक्रिय हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या ध्यान का अभाव होता है, लैक ऑफ अटेंशन होती है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, ठीक है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसका बार बार ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। तो ये है ADHD, ये हमने देख लिए, ये सारे आपके जितने भी वो थे वो हो गई। एक ये ऑटिज़म पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ ना, जो डिसेबिलिटी है वो किसी भी बच्चे को हो सकती है, ठीक है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक लो IQ वाले बच्चे होते हैं और एक हाई IQ वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। लो IQ का मतलब होता है जिनका 70 से बिलो हो, या 70 से बिलो हो। हाई IQ वाले या तो 120 वाले हो सकते हैं, 120 और अबव जिनका IQ हो, या फिर 100 या 90, या इस तरह से भी आप कह सकते हो, मतलब किसी बच्चे को भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे को हो सकती है। हाई IQ वाले बच्चे में भी ये पाई जा सकती है। तो हमेशा ये मत सोचना कि लो IQ वाले बच्चों में ही पाई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, लो IQ में भी पाई जाएगी और हाई IQ वाले बच्चे में भी पाई जा सकती है, ठीक है। तो अब हम वैसे अभी कभी बाद में पढ़ेंगे ये लो IQ और ये हाई IQ। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। एक पढ़ते हैं हम लोग ऑटिज़म, जिसको हम अभी अभी देख रहे थे, ऑटिज़म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्वलीनता,
ठीक है, स्वलीनता विकार। स्वलीन का मतलब है बच्चा अपने में स्वलीन रहता है, अपने अपने में रहता है। ठीक है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यानी कि बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है जिसमें बच्चा अपने में स्वलीन रहता है, अपने अपने में रहता है, बच्चा अपनी बात ही नहीं बोल पाता। अपनी बात को मतलब दूसरों को कहने में बेचारा असमर्थ रहता है, शर्माता है, विचार प्रकट नहीं कर पाता, अपने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बेसिक है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ये फ्रेंड्स नहीं बना पाता। ठीक है, ऐसे बच्चे फ्रेंड्स नहीं बना पाते, इनका पीयर ग्रुप इनको रखता नहीं है, या फिर खुद भी पीयर ग्रुप में जा नहीं पाते। तो ये ऑटिज़म है, स्वलीन रहता है, अपने अपने में रहता है। ठीक है, इवन ऑटिज़म डे भी मनाया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 अप्रैल को मनाया जाता है, एक बार ये आप चेक करना ज़रूर। तो ये मनाया जाता है ऑटिज़म डे, यानी कि ऐसा ना हो कि इन बच्चों को बिल्कुल ही आप साइड लाइन कर दो, सबको आपने इसके अंदर शामिल करना है। तो ये ऑटिज़म के बारे में था। मेरे ख्याल से हम जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी वो पढ़ चुके हैं, और हमने मोर देन इनफ पढ़ लिया। इतने तो एग्ज़ाम में ज़रूरी भी नहीं कि पूछे जाएंगे। आप पढ़ लेना, वीडियो को स्टॉप करके। मुझे 1 मिनट के लिए हटाना पड़ेगा ये, क्योंकि एक और भी डिसेबिलिटी है, लास्ट है, दैट इज़ हिडन डिसेबिलिटी। ये बिल्कुल लास्ट डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब हो सकता है कभी आ जाए। ठीक है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, जितना पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है, बट स्टिल इस बच्चों को ना, इन बच्चों को, ये ऑटिज़म वालों को सोशलाइजेशन में भी दिक्कत आती है। ठीक है, सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर भी दिक्कत आती है बच्चों को। और हिडन डिसेबिलिटी का मतलब होता है गुप्त, यानी कि प्रच्छन्न। प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई डिसेबिलिटी। कुछ डिसेबिलिटी देखने से पता नहीं चलती कि अब देखो, अब देखने से कैसे पता चलेगी। बच्चा अगर हकला रहा है या बच्चे को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे आपको तभी पता चलेगा। जब आप बच्चे से बात करोगे या बच्चे को बोलोगे बोर्ड से ये चीज़ उतारो, तब वो नहीं लिख पाएगा, या अपने दोस्त की कॉपी में झाँक के लिखेगा, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि बच्चा देख भी नहीं पा रहा है और बच्चा हकला रहा है। दैट मीन्स कुछ तो इसमें डिसेबिलिटी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब जो डिसेबिलिटी छिपी हुई हो, जब आप उससे काम करवाओ, जब आप उसको जानो, जब आप उसको ऑब्जर्व करो, तब आपको पता चले, तो उसको हम कहेंगे हिडन डिसेबिलिटी, कि वो डिसेबिलिटी छिपी हुई थी। ठीक है, जब तक एक बच्चा इंटरव्यू नहीं देगा कॉल सेंटर के लिए, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मतलब वो हकलाता है या नहीं है ना, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए, बच्चे को समझने के लिए बच्चे से बात करनी पड़ेगी। तो कुछ डिसेबिलिटीज हिडन होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ मतलब ये कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, बट जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस होता है, कि कलर्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो तो तभी पता चलेगा। वैसे तो इंसान बिल्कुल चंगा लगेगा, यानी कि बिल्कुल भला लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा कि हाँ एक लड़का है, इंटेलेक्चुअली अच्छा है, बातें करने में ठीक है, लेकिन कलर उसको ब्लाइंडनेस है, कलर उसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो डिसेबिलिटीज़ होती है, खैर वो डिसेबिलिटीज़ नहीं है, बट वो एक तरीके से ये समझ लो कि वैसे दिखने में तो इंसान बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, जो आपको बात करने से पता चलेगी, जब आप उससे पूछोगे कि हाँ जी ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। ठीक है, तो ये वैसी ही हिडन डिसेबिलिटी होती है, जो वैसे देखने से पता नहीं चलती। ये तब पता चलेगी जब आप उससे बात करोगे, या जब आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो ये आप उसको देख के नहीं बता सकते। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन करती हूँ। अब आप खुद देखिएगा आपको ये समझ आया है, नहीं आया है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, मैंने पहले भी कहा है, आप वो जाके देखो। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 5 कम से कम पहले की याद कर लो, ये 5 पहले की याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑडिटरी तो समझ ही जाओगे, ऑडिट से रिलेटेड है, यानी कि सुनने से रिलेटेड है, विजुअल देखने से रिलेटेड है। एक ये हाइपर एक्टिविटी है जो ADHD, इसका इन्फॉर्मेशन सॉरी इसका जो फुल फॉर्म है वो पढ़ लेना, अटेंशन, ठीक है, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो लिखा हुआ है हिंदी में, ध्यान अभाव है बच्चों में, और अति सक्रियता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और एक ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म मैंने बताया था शायद DLED के एग्जाम्स में एक बार आ भी चुका है फर्स्ट ईयर में, तो ये कभी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। बाकी तो हम कर चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आओ, वहाँ पे बात करते हैं इन द सेंस, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।